आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मुल्क भर में इस्लामोफ़ोबिया के चलते, यानी कि ख़ास तौर पे अगर कहेंगे तो मुस्लिम दुश्मनी और उस पर भी मुस्लिम ख़वातीन से दुश्मनी का सिलसिला चल पड़ा है। एक के बाद दीगरे सोशल मीडिया ऐप्स जो है सामने आ रहे हैं, जो कि ख़ास मुस्लिम ख़वातीन को टारगेट कर रहे हैं। उनकी फ़ोटोज़ वग़ैरह अपलोड करके उन्हें बेइज़्ज़त किया जा रहा है और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। इस सारे मामलात के चलते हिंदुस्तान में केरला एक ऐसा जो है स्टेट है जहाँ पर पहला ऑफ़लाइन प्रोटेस्ट दर्ज किया गया। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन ने मुस्लिमा रेजिस्टेंस के नाम से कल एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें मुख्तलिफ़ शहरों से ख़वातीन जमा हुईं और अपने-अपने ख़यालात का इज़हार किया। हमारी मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम हैदराबादी सोशल वर्कर खालिदा परवीन साहिबा भी इस प्रोग्राम में शरीक रहीं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं खालिदा परवीन साहिबा से कि क्या सारा मामला हुआ और फिर इनके ताल्लुक से भी जो अपलोड किया गया था, वो केस कहाँ तक पहुँचा, ये हम मालूमात करेंगे। खालिदा परवीन साहिबा, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जब आपको ये पता चला कि जो है पुलीबाई ऐप में आपका जो है बायोडाटा शेयर किया गया है, तो आपको कैसा लगा? देखिए मेरा मालूम होने से पहले 1 जनवरी को रात में मुस्लिम स्पेसेस में मैं अटेंड थी वहाँ पर गुफ्तगू चल रहा था। हाँ, यही सुल्ली ब ऐप के सिलसिले में। वहाँ अच्छा। पर ज़िक्र चल रहा है सुल्ली ब ऐप 4-6 महीने पहले आया था उसपे कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं था सही तरीके से पुलिस का। इसके नतीजे में बुल्ली ब ऐप आया है, उसके अंदर फिर मुस्लिम ख़वातीन को टारगेट किया गया। उनके पिक्चर्स वहाँ पे पिक्चर डाल दिए गए और मुसलमान ऑक्शन करना बोली लगाई और सेल मुस्लिम वन फॉर सेल लगा दिया गया। ये सब हुँ, हम फर्स्ट के नाइट में मालूम हुआ था। हुँ, उसमें एक खातून बता रही थी कि इस वक़्त मेरा नाम भी बुल्ली बाय ऐप में है, मैं भी टारगेटेड हूँ, मैं हुँ, भी victim हूँ इसका। ऐसा मैंने मतलब सुनी है, वो शायद हो सकता है 20-25 के आस-पास में उनका एज होगा। जब हुँ, मैं वो सुनने के बाद मुझे अफ़सोस बहुत हुआ, तकलीफ़ बहुत हुई। ये हमारे ग्रुप में हमारे बीच में हम जो साथ काम करने वाले ट्विटर वगैरह में हमारे एक लड़की के साथ ऐसा हो गया। उनके अफ़सोस हुआ, जो तकलीफ़ हुई थी और फिर मैं अपने सा बाद में मैं स्पीकर लेके मैं बोली थी, "अब बी स्ट्रांग, यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल विद यू, लेट अस फाइट टुगेदर" बोल के मैं उनको तसल्ली दी थी और दिल से तसल्ली दी। हुँ, और पता चला कि और भी लोग हैं, जैसे-जैसे लोग आएँगे तो हम उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाएँगे, उनके साथ लड़ेंगे, ये मैंने उस वक़्त सोचा था। हुँ, लेकिन उसमें हुआ क्या नेक्स्ट डे जो है, मैं किसी मीटिंग में थी, मेरे पास किसी ने कहा आपका भी नाम बुली बाय ऐप में है। तो मैं बोली हाँ, वाक़ई मेरा भी नाम। तो मैं ताज्जुब इसलिए हुआ कि अब तक सुल्ली बाय ऐप में जो देखे थे ये 20 टू 30 के आस-पास के लोगों के नाम थे हुँ, और उनके साथ छेड़छाड़ करना, उनके गंदे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना, उनके लिए जो है ना सेक्सुअल असॉल्ट करना चल रहा था और हुँ, ये उम्र के मेरे ऊपर भी मेरा फ़ोटो लेकर भी मुझे बोली लगाएँगे, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो जब हुँ, इन सुनने के साथ मुझे ताज्जुब हुआ और उनके ऊपर अफ़सोस हुआ। जी, वो लड़कों के ऊपर वो जो भी कर रहे हैं उस वक़्त लड़के हैं, लड़की नहीं पता हमको। लेकिन जो भी ये काम कर रहे हैं उनके ज़हनी हालत को सोच के अफ़सोस हुआ हुँ, इसलिए कि एक माँ की उम्र के, एक नानी की उम्र के, एक दादी की उम्र के खातून को भी ये लोग बोली लगा सकते हैं। इनके बारे में सेक्सुअल असल्ट कर सकते हैं, हुँ, ऐसे कमेंट कर सकते हैं, घिनौने कमेंट कर सकते हैं। इनके ज़हनी हालत सुन समझ कर कि आगे क्या आगे के फ्यूचर में हमारे युवा कहाँ जा रहा है, यूथ कहाँ चले आ रही और इनके साथ ही हमारे अपने अच्छे बच्चे भी मिलेंगे तो इनकी ज़हनी हुँ, हालत के आगे क्या चलेगी? आगे हुँ, कौन-सा माशरे का हम तामीर कर रहे हैं, कौन-सा माशरे का हम लेके जा रहे हैं, ये सब हुँ, सोच कर मुझे अफ़सोस होने लगा और उसके बाद मैंने तय किया था, फैसला कर लिया कि मैं इसको तह तक पहुँचूँगी। अब सुल्ली बाई की ऐसा उसको छोड़ना नहीं है। ये हुँ, दिस शुड बी द एंड बोल के मैंने फैसला लिया था और मैंने अपने इस बात को 4 लोगों में रखी थी। हुँ, रखने के बाद मुझे हमारे हैदराबाद से इसकी मसूद साहब और मोहम्मद साहब ये लोग जो है ना ट्विटर में बहुत एक्टिव हमारे साथ ही रहते हैं और उन्होंने क्या किया जैसा मेरा और आयशा मिन्हाज जो जर्नलिस्ट है,
उनका भी नाम था इसके अंदर। हम हम्म। दोनों के बारे में यहाँ का तेलंगाना पुलिस को ट्वीट करके टैग किए थे कि हमारे तेलंगाना से भी ये दोनों के नाम है, इनकी बोली लगाएगी, इनको भी सेल पे रखा दिया गया है, इसमें आप एक्शन लेना चाहिए। तो इसमें जब मैं ट्विटर खोली तो फौरन ही मैं देख रही ये ट्वीट के रिप्लाई में सिटी पुलिस तरफ से रिप्लाई आया था, ट्वीट करे थे वो लोग, टैग किए, मुझे भी टैग किए कि हम्म। हम लोग सीरियस ले रहे हैं, इसमें आप जरूर इस पे एक्शन लेंगे। और फिर मुझे सिटी पुलिस ने क्या क्या प्लीज चेक योर डीएम मैडम, ये लिखा था। हम्म। फिर मैं डीएम चेक करी तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने एसीपी के नंबर डाले और उनका ऑफिस के नंबर डाले, बोले कि कल आकर आप कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, हम एफआईआर इश्यू करेंगे। तो मुझे हम्म। ये इसका ये रवैया भी बहुत अच्छा लगा था। और मैं रात में मेरे पास कई जगह से कॉल्स आए, मदद के लिए हो, आप तसल्ली के लिए हो, तो बॉम्बे से कोई ड्राफ्ट मेरे पास भेजे थे, देखो कंप्लेंट ऐसा करे तो हम्म। अच्छा था। फिर बाद में यहाँ के अपने लोग भी मुझे पूछे थे कंप्लेंट रेडी हो गया क्या, फिर हम्म। मैंने उनके पास कंप्लेंट भेजी थी। उन्होंने कहा इसके अंदर कुछ करेक्शन करना, प्रिसाइज करना पड़ेगा। फिर लोगों ने रात के 3 बजे तक बैठ के कंप्लेंट कॉपी मेरे लिए, हमारे यहाँ के एक जर्नलिस्ट और एक एक्टिविस्ट बैठ के करे थे। हम्म। तो ये समझ में आता है कि हमारे हमारे अपने यूथ और हमारे एक्टिविस्ट, हमारे जर्नलिस्ट, हमारे अपने बच्चे जिसके लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं, ये सब कितना कंसर्न है। मुझे अच्छा लगा और रात के 3 बजे मेरे पास वो भेजे थे। सुबह में कॉपी लेके मैं सीसीएस गई, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई, एफआईआर वहाँ पे इश्यू हो गया। एसीपी के साहब के पास से कमिश्नर ऑफ पुलिस उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाए, वहां जाके ब्रीफिंग किए थे। तो एसीपी साहब का भी, सीपी साहब का भी कंसर्न बड़ा अच्छा रहा। और मैंने कहा कि जैसा कि बॉम्बे से पुलिस आके यहाँ पर विराट कोहली की बच्ची के बारे में कुछ कमेंट करके लेके गए थे, आप भी यहाँ तेलंगाना पुलिस, स्मार्ट पुलिस, फ्रेंडली पुलिस, आप जाके मुलजिम पकड़ के लेके आए वहां से, जहाँ हम्म। पर मैंने ये कहा, क्योंकि हमको उम्मीद है इस तरह के। तो बहरहाल ये उस वक्त अफसोस इसलिए हुआ था कि मेरा नाम सुन के कि मेरी उम्र वालों के साथ भी इस तरह कर सकते हैं, कि हम्म। इनकी पहली हालत देखकर ऐसा हुआ था। ना ना अभी भी कहती हूँ, ना मैं घबराई हूँ, ना शर्मिंदगी महसूस हुआ, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं जो शर्मिंदगी हो। कोई बिल्कुल। चोरी चक्के काम करे नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है। और मैं हमारे जो जितने भी विक्टिम्स है, 112 लोग हैं इसके अंदर लिस्ट में, इन अच्छा। सबको ये कह रही हूँ कि हम लोग ना शर्माने की जरूरत है, हम्म। ना हमको डरने की जरूरत है। हम लोग जो है लड़ने की जरूरत है, एक हम्म। होकर लड़ने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं देख रही जहाँ तक इंडिया के नॉट ओनली मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम औरतें, बल्कि जो है ना सेक्युलर लिबरल माइंड वाले भी जो है ना, उनकी हम्म। ज़हनी हालत को देख रहे वो लोग भी अफ़सोस करते हैं, हमारे साथ खड़े हैं। मुझे हम्म। उम्मीद है कि हम तह तक पहुँचने के लिए हमारा साथ देंगे। जी। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये अफ़सोस की बात है कि एक तो ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है, ऊपर से आपकी जैसी रिस्पेक्टेबल ऐज की और बिल्कुल हया में रहने वाली खातून को भी टारगेट बनाया गया। ये बड़े इनकी ज़हनियत कितनी गिर चुकी है, ये इसकी अक्कासी करता है। अच्छी बात ये है कि पुलिस की तरफ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और आप जिसके लिए लड़ती हैं, वो अवाम भी ख़ास तौर पे नौजवान लड़के-लड़कियाँ आपके साथ है। ये दूसरी पुलिस गिरफ्तार की है, अब आगे किस तरह से केस जाता है देखना है। अब जो केरला में ख़वातीन ने जो अपने गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन की ख़वातीन ने जो कल प्रोग्राम किया था, वहाँ पर क्या तासुरात पेश किए गए? देखिए, हम सब जानते हैं केरला में लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, हुँ। तो हर चीज़ वो लोग बहुत पहले से समझ लेते हैं। तो इश्यू के सेंसिटिविटी को वो लोग भी समझ गए और सबसे पहले वो लोग ऑफलाइन रिएक्शन वो लोग दिखाए। हुँ। उनके अंदर हिम्मत दिखाए वो लोग कि वो भी नुक्कड़ में बिल्कुल चौराहे पे, बिल्कुल जहाँ पे पब्लिक प्लेस, वोटिंग प्लेस है वहाँ पर, हुँ। ऐसा कोई बड़ा टेंट डाल के फलाना-वलाना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल रोड पे था बिल्कुल। ये हुँ। पब्लिक इश्यू है, पब्लिक में था। ये ज़रूरत की बात है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, हम सब गए, क्योंकि मुस्लिम वुमन को इस तरह टारगेट करने के पीछे वजह यही है कि वोकल है ये लोग। ये लोग हुँ। इंसाफ पे खड़े हो जाते हैं, हुँ। नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते हैं, स्टेट को ये सवाल करते हैं। ग ग मोदी गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आपकी जॉब किधर चले गया? 15 लाख किधर चले गया? आपके वादे किधर चले गए? सब पूछेंगे, हम पूछ रहे हैं सब। उसके हुँ। अलावा कम्युनिटी इश्यू पर भी बात करते हैं हम लोग। तो हुँ। इनको लगा कि ये मुस्लिम औरतें जो वोकल है, इनको टारगेट कर दिया जाए, ये वजह से ही। और उससे अगर चाहे बुल्ली भाई ऐप आने से 2 दिन पहले
अब जो केरला में आप रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, उनका भी ये था, उन सभी लोगों का, कि हम लोग सब ट्विटर के अंदर 2 दिन पहले बुल्ली भाई हम्म, ऐप आने से पहले यति नरसिम्हानंद और पूरा गैंग, ग्रुप नहीं बोलूंगी, गैंग बोलूंगी, कि ये लोग ना हम्म, हरिद्वार में जो हेट से चल रहे थे और जेनोसाइड हम्म, कॉल दिया गया था, उस पे हम सब बोल रहे थे और हम डिमांड कर रहे थे इनको अरेस्ट किया जाए और यूएपीए लगा दिया जाए, क्योंकि ये लोग एंटी नेशनल से, ये देश की ऑफ कोर्स। गद्दारी ये लोग कर रहे हैं, तो इनको हम्म, यूएपीए लगाया जाए। हम बहुत जोर से हम लोग आवाज कर रहे थे, ट्विटर पूरा भरा पड़ा हुआ था इसके अंदर, और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी तवज्जो थी इस पर, और पूरा हम्म, प्रेशर था यहाँ पर। तो इससे मुद्दे से हमको हटाने के लिए बुल्ली भाई ऐप लेके आए, हम्म, इस मुद्दे से हमको डाइवर्ट करने के लिए, आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लेके आया गया। तो इससे हम घबराते नहीं, वो चीज को हम्म, दिखाए वहां पे मुस्लिम रेसिस्टेंस। आप सुल्ली भाई बोले खामोश हो गए, अब बुल्ली भाई बोले खामोश नहीं बैठेंगे, और मुसलमान औरतों के बारे में जितनी बातें गंदे बोले मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, मुस्लिम औरतों के बारे में, अब हम्म, हम खड़े हो गए, हम रेजिस्ट करते हैं, हम रोकते हैं, खड़े इतनी हिम्मत हमारे अंदर है, जरूरत हमारे अंदर है, ये बात बताई। और वहां पर ये भी बात बताए थे, ये भी हमारे तकरीरों में आई थी, कि मुसलमान औरतों के बारे में एक बड़ा ये लोगों के पास गलतफहमी थी, ये थी इनके मुंह में जबान नहीं है, जुबान कट्टी हुई रहती है, इनके वही गुलामी करते हैं, इनके मतलब दबा के रखते हैं, ये कुछ हम्म, सोचते नहीं, इस तरह के जो बार बार फैलाते थे। अफगानिस्तान में नहीं पढ़ा थे, अफगाना स्कूल को नहीं भेजते, सब मुस्लिम औरतों के बारे में एक ऐसा एक नैरेटिव खड़ा कर दिए थे, और हम्म, तमाम चीजों को ब्रेक करते हुए शाहीन बाग आबाद हुआ था। हम्म, शाहीन बाग जो आबाद हुआ, कि मुसलमान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, 80 साल की बूढ़ी से लेके कि 8 साल की बच्ची भी शाहीन बाग में बैठी थी, हम्म, तो उनको आए वहां पर जाके बैठ के क्या है, एक ही सबका एक ही एम था, एक ही इंटेंशन था, एक रोड करो, बैक करो, हम्म, एनपीआर एनआरसी नहीं होना, और दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं था। हम्म, हालांकि 50 मसले हमारे पास है, लेकिन हम्म, हम एक ही मसले पे बात किए थे। तो दिल्ली के शाहीन बाग देखो, आप केरला के शाहीन बाग हो या कर्नाटका के शाहीन बाग हो, राजस्थान, हर जगह एक ही हम्म, जैसा एक ही मुतालिबा। हम्म, और इस तरह के औरतें बैठने से ये लोग डर गए, बुखला गए। आपको हम्म, याद होगा, याद दिला दूं आपके माध्यम से, अमित शाह जी एक जगह बताते हैं, हम बटन यहाँ दबाएंगे तो शाहीन बाग में शौक लगेगा, बिल्कुल, याद होगा। बिल्कुल। खामोश बूढ़े औरतें खाली हाथ आके बैठ गए, तो इनको बटन लगाने के दबाने के जरूरत पेश आई। हम्म, हम हम्म, कोई बटन वटन नहीं दबाए, खाली आके बैठे थे, तो हम्म, हमारा ख्याल बैठना ही इनको डरने की बात है, हमारा अंदर की ईमान इतनी ताकतवर है, इनके सब चीजें बोलती बंद हो जाती। तो उनको हम्म, मालूम क्या है कि मुसलमान औरतें चाहे पढ़ी लिखी हो ना हो, बोलती हो, खाली बैठती हो, इनके अंदर ताकत है, समझ में आ गया। तो अब हम्म, वो शाहीन बाग फैली कैसा, सोशल मीडिया के थ्रू, ये मेन राइट। स्ट्रीम मीडिया तो बता रहे नहीं थे, सोशल हम्म, मीडिया में पूरा फैल रहा था। तो अब ये क्या करें, नेक्स्ट इनका टारगेट है सोशल मीडिया में वोकल जो रहते हैं, इनकी हम्म, आवाजें दबा, इनकी आवाजों को बंद कर दो, ताकि जो है ना कुछ जगह कुछ अगर आगे करने का प्लान भी अगर है तो उसका चर्चा ना हो। हम्म, ये इनका ये स्ट्रेटेजी है इन लोगों का, ऐसा हम्म, ओवरनाइट नहीं हुआ इन चीज। तो हम ये सारी बातें वहां बोले, अब मुसलमान औरतों के बारे में तुम जो भी बोलेंगे नहीं होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम रेसिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा हक है ये हमारा है। और जब हम बोल सकते हैं तो अपनी इज्जत को भी हम बचा ले सकते हैं, हमारी हम्म, जिंदगी को भी बचा ले सकते हैं, ये हम रेसिस्ट करके दिखाते हैं। ये हमारा शुरुआत हुई केरला से रेसिस्ट करने का, ये होगा इन पूरे इंडिया के अंदर होगा, क्योंकि अगर आप हम्म, हमारे इज्जत बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे, आज तक मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, एक ट्वीट नहीं करे वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह एक हम्म, ट्वीट नहीं करे, अगर ऐसी चुप्पी रहेंगी तो फिर हम अपने मनवाने भी आता, हम मनवा लेंगे। तो ये इतना रेसिस्टेंस पावर हम रखते हैं, ये बात का सबूत है कल का वो प्रोटेस्ट। जी, जी। आप हैदराबाद में भी इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ कोरोना का प्रोटोकॉल थोड़ा सा आगे पीछे थम जाने दीजिए, हम बिल्कुल ऐसा बेचैन है हमारे लोग पूरे, हम भी बेचैन है, इंशाल्लाह हम्म, जरूर। ये जब तक अगर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद जो ना रिजल्ट का मतलब अब ये हम कुछ चुप नहीं कर सकते, अरेस्ट फलाने जगह पे हो गया, फलाने जगह पे अरेस्ट हो गया, फलाने जगह पे अरेस्ट हो गया, कि ये सब पानी के बुलबुले हैं, बिल्कुल हम्म, सतह पर ऊपर में नजर हम्म, आते हैं, लेकिन असल जड़ तो नीचे है, हम्म, और जड़ को खींच के लेके आना है। जैसा कि हम्म, मैं बताई, ओवरनाइट बैठ के उनके दिल में नफरत नहीं फैली, ये एक हम्म, सिस्टमेटिक उनके दिल में नफरत बिठाया गया, कि हम्म, वो एक दिन से नहीं आया, कि अगर अच्छा याद होगा, जैसा कि मुसलमान औरतों को खबरों से निकालो और उनको रेप करो, किसने दिया ज्ञान, ज्ञान के वो मौजूद। ज्ञान पढ़ा हुआ ये लड़का,
ये लड़के सब वो यंग 18 साल के हैं, 21 साल के, बोल के गिन के कर रहा है ना। ये वो जो वो उम्र में ये सुन के ये तो तजुर्बा करना था ये लोगों को। ये तजुर्बा करने के लिए तो इनके इनके फैक्ट्री में यही तो बन रहा है। इनका हेड फैक्ट्री में तो इन्हीं लोगों को तैयार किए, और ये लोग ऐसे काम करना है। कौन फोन एडिक्ट है वो, और जो ना 15 साल से 15 साल की उम्र से हैकिंग करता है, फिर क्या करेंगे? ये जो बच्चों के सामने इस तरह के हेट स्पीच होगा, हिंदू मुस्लिम का अलग करेंगे, लिंचिंग का मामला करेंगे, ये जो लव जिहाद के नाम बताएंगे, 24 घंटे नफरत भरेंगे, तो बच्चे तो यही करना था। आज मुसलमान औरतें, कल उनके औरतें औरतें महफूज नहीं रहेंगी। क्योंकि जब औरत का जुनून के जरिए से चढ़ जाता, तो रिश्ते नाते उम्र आज नजर नहीं आया, कल के दिन अपने घर के औरतों को भूल जाएंगे लोग। तो ये बड़ा बहुत बड़ा भयानक स्थिति में हम हिंदुस्तान को लेके जाते हुए देख रहे हैं हम लोग, कि अभी जो है ना, अगर इसको नहीं रोका जाए तो हिंदुस्तान सही नहीं रहेगी। इंडिया में अंदर कोई सुकून चैन से नहीं जी सकेगा। इसलिए हमको चाहिए सब मिलकर इस पे प्रोटेस्ट करें और आवाज उठाएं। और एथी नरसिम्हानंद गैंग को फौरन अरेस्ट इसलिए कह रही हूँ कि बार बार आज एक बयान, कल एक बयान, परसों एक बयान, बार बार बयान दे रहे, ये नफरत और भड़का रहे। नफरत भड़का के, नफरत भड़काना उनको अच्छा लगता, उससे उनको फायदा होता, जो बीजेपी को फायदा होता वोट समेटने का। उन्होंने कुर्सी से फिक्र में ही गाली करो देखिए इनो मजे ले रहे। जबकि उन्होंने इंजीनियर करते हैं, नरसिम्हानंद इंजीनियर करते, इंजीनियर कहाँ से डिग्री हासिल कर नहीं मालूम, कौन सी डिग्री हासिल कर रही है। लेकिन ये जो इनका ये पेशा जो है, ये मुसलमानों के बारे में भड़काना, भड़का भाषण देना, और जिसके नतीजे में बीजेपी वोट ले रहे हैं, ये जो है सही नहीं है। ये उनके लिए भी अपने लिए सही नहीं है, खतरा है ये। हो सकता है नरेंद्र मोदी के पास बच्चे नहीं होंगे, योगी आदित्यनाथ भाई बच्चे नहीं होंगे, लेकिन दूसरों के बच्चे तो है। आप लोग सोचो, अदानी अंबानी, आप लोग भी सोचो, आप घर में बच्चियां, शादीशुदा लोग पूरा सोचना, बीजेपी के जितने शादीशुदा लोग हैं, जिस घर में बच्चियां हैं, जिस घर में बच्चे हैं, सब सोच रहे हैं कि आपका बच्चा दंगा बन रहा है या इंसान बन रहा है। इतने सारे घिनौनी हरकतें ये लोग कर गुजर रहे हैं, और इनके वालिदैन इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा शरीफ बच्चा है, अपने आप में रहता, ज़हीन है, पढ़ता है, लिखता है। ये कैसा है मामला? अगर कोई गुनाह किया है, जुर्म किया है, तो इन्वेस्टिगेशन करने दो ना। आप कौन होते फैसला करने वाले? माँ बाप से मैं तो ताज्जुब इस बात की, माँ बाप तो खैर चलो, माँ बाप अपने अपने पेट का अपना खून है समझ कर जो है ना, मुजरिम को उसका गुनाह छुपाते ही। ये तो हम सदी से देखते आ रहे। जावेद साहब को क्या हो गया? और शायरी करते करते इधर कहीं को पलट गए। जावेद साहब बोल रहे हैं 18 साल की बच्ची है, उसके माँ का इंतकाल हो गया कोरोना से, उसके बाप को कैंसर पेशेंट मर गया। अरे तो क्या सारे एटीएम तो बहुत दुनिया में बहुत है अपने हिंदुस्तान के अंदर, तो सारे एटीएम क्रिमिनल बन जाते हैं, ऐसा हैकिंग करते हैं, लोगों को बेचने लगते हैं। तो फिर यही यही रहने दो ऐसा कि अचानक इनके पास इनका इतना हमदर्दी आ गई। उसके बाद फिर उससे पूछा गया, नीरज के वालिद से पूछा गया, आपका बेटा क्या करता है? 21 साल का लड़का है, वो तो हमेशा लैपटॉप लेता, मेरा बच्चा कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बेटा क्या कर रहा है। बाप फिर खासतौर अचानक ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो सोर्सेस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इसमें कौन क्या करता है, किसको पता चलता है? हाँ, तो जब उनको भी हैरान होंगे, उनको भी नफरत ही आई होंगी, कैसा बेटा मैं पैदा किया बोल के अफसोस तो कर रहे हैं, मीडिया के सामने बोले होंगे। लेकिन उसकी माँ के दिल से पूछे, मैं वही कह रही हूँ, उसके माँ से मैं सुनना चाहती हूँ कि मैं वो जरूर अपने दिल में कहती हूँ कैसा बेटा मैं पैदा कर दिया मैं बोल के। मैं इसलिए कह रही थी कि उनसे बात करना है मेरे को। जावेद साहब को मैं फिर दोबारा आपके जरिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हम जिस तरीके से गुजर रहे थे, हमारे बच्चे जिस कैफियत से गुजर रहे थे, परेशान थे बहुत। जब तक मेरी आवाज बुलंद बाहर नहीं आई, बहुत से बच्चे आवाज भी नहीं उठाए थे, कम से कम ट्विटर पे स्पेस पे नहीं आ रहे थे। जब उन लोगों का ऐसी हालत थी, जब कोई गलती नहीं करे, उनके बारे में नहीं सोच के उस दिन ट्वीट करते हैं कि तो बेचारे मासूम है, मासूम है, इनके जो ना जहनसाजी काउंसलिंग की जरूरत है, इनको माफ करने की जरूरत है। भाई आप माफ करो, जाओ जेल के अंदर, उनको जेल में जाओ, माइनर भी है तो जेल में रहना चाहिए। आप वहां जाकर काउंसलिंग करो, आप जाके वहां पे उनको नफरत भी देगा, मोहब्बत भरो, कौन मना करा? आप अगर एजुकेशन वाला इनकम्प्लीट करें तो एजुकेशन पूरा यूनिवर्सिटी बना लो वहां पर, हमको क्या करने का? लेकिन वो बाहर नहीं रहना, अंदर रहना। आप हमदर्दी है तो आप भी अंदर जाओ, जाओ आप जाके सुधार लो आप, लेकिन बाहर नहीं हो सकता। इन जावेद साहब की ये जो ट्वीट है वो गलत करे उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आप समझती हैं कि जावेद अख्तर साहब को ये ट्वीट वापस लेना चाहिए और अपोलोजाइज करना चाहिए मुस्लिम खवातीन से? अवेयरनेस करना चाहिए उनको, जो है कि अगर चाहे एक माइनर बच्चा माइनर बच्ची को रेप कर रहा है आजकल जमाने में,
तो अगर बच्चा मासूम है, 18 साल नहीं है, तो फिर रेप रेप में नहीं होता क्या? 10th क्लास पढ़ने वाला बच्चा 8th क्लास पढ़ने वाली बच्ची को रेप करा बोल के हम न्यूज सुने, तो जुर्म ही हुआ। रेप तो हो गया, वहां पे डॉक्टर कंफर्म कर दिए। तो अब जो है ना, ये अरे मासूम है बोल के क्या करते, हम छोड़ देते क्या? ऐसा ऐसा अगर सब क्रिमिनल को छोड़ दिए, ये तो हर किसी के हाथ में आजकल मोबाइल है। छोटा बच्चा छोटे उम्र से हैकिंग का, 15 साल की उम्र से हैकिंग कर रहा है वो लड़का जो बता रहा है विषय, वो नीरज। तो क्राइम ही है ना, हैक करना तो क्राइम है, साइबर क्राइम है। क्रिमिनल को कहाँ रहना चाहिए? तो इनको क्यों हमदर्दी आ रही? इनको जो हमदर्दी करे, या तो उनके साथ है वो बोलो नहीं, अगर अपोलॉजी नहीं करे तो समझे, हम समझेंगे उन्होंने साथ है, अगर हमारे साथ है तो माफी मांगे हो, वही बात। ठीक ठीक। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब देखेंगे इंशाल्लाह। हम तो कह रहे हैं कि असल जड़ पकड़ना है, जड़ पकड़ने। हाँ, एक बात और करना है, बिल्कुल सही बात आपने याद दिलाया कि बॉम्बे में, सॉरी दिल्ली में सुल्ली डील के वक्त में एफआईआर करके 1 साल हो गया। 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को पकड़ा नहीं गया, कोई मिला नहीं, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, बेचारे परेशान फिर रहे हैं, पूरा दिल्ली दिल्ली गली गली फिर रहे, कोई नहीं मिला। जैसा पुलिस, बॉम्बे पुलिस 24 आवर्स में एक अरेस्ट किए, और एक 24 आवर्स में एक अरेस्ट किए, एक 23 अरेस्ट होने के साथ जब इनको होश आया, गली भी मिला इनको, आसाम मिल गया, गली छोड़ के आसाम मिल गया, लीरा और नीरज को पकड़ के लेके आए। और फिर मालूम हुआ कि एक जो है, एक जना आप इंदौर से पकड़ के लेके आए, मध्य प्रदेश से। आप एक साल से क्या कर रहे थे, आप लोगों को क्यों नहीं मिला? तो मैं दिल्ली पुलिस के इंटेंशन पे मुझे शक है कि दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है हमको, बिल्कुल नहीं है भरोसा। क्योंकि दिल्ली पुलिस एक पकड़ने वालों को नहीं पकड़ा था, और वीएपीए के नाम से मुस्लिम नौजवानों को आज से अंदर करे, जबकि वो इनोसेंट है, कुछ भी करे नहीं वो लोग। उनको वो अभी तक 2 साल से जेल में पड़े हैं। कि दिल्ली पुलिस के ऊपर हमको भरोसा नहीं है, सर फोड़ेंगे ये लोग मुजरिम के साथ खड़े हो जाएंगे, हम सब देखे हैं वीडियो सब कुछ। तो दिल्ली पुलिस नहीं, मैं मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ, सर आप वो नीरज को जो भी दिल्ली पुलिस अरेस्ट करते हैं, उस केस बुल्ली बाई के आपके केस को आप अपने पास लेके आइए, आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप इंटरोगेट कीजिए, आप बताइए कि मास्टरमाइंड कौन है, आप बताइए कि यही मुजरिम है, हम मान लेते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की बात सुने। ये आपके माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ। और मैं तेलंगाना पुलिस से भी गुजारिश करती हूँ, सर आप और मुंबई पुलिस और मिलकर जो है सही मुजरिम को, असल मुजरिम, ये तो मुजरिम ही है, असल जो रूट मुजरिम है उनको पकड़ कर लेकर आकर उनको सजा देने की कोशिश। ठीक है, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये थी खालिदा परवीन साहिबा, समाजी जहदकार, अमूमत सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी। ये जो है बुलीबाई डील्स का जो है शिकार हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दिया, कंप्लेंट किया। पुलिस से दिलासा तो मिला है, अब देखना है कितना सीरियसली ये काम करते हैं। और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो चंद साल से काम कर रही है, वो तकरीबन आवाम के इंटरेस्ट में नहीं कहा जा सकता है। दिल्ली के जो राइट्स थे, ना उसमें दिखा गया, ना फिर जो ये यूनिवर्सिटीज़ से मासूम बच्चों को पकड़ के लाया जा रहा है, एंटी सीएए प्रोटेस्ट के बच्चों को जो है यूएपीए लगाकर पकड़ा गया है, हरासा किया जा रहा है। तो इसकी वजह से दिल्ली पुलिस पर भरोसा उठता जा रहा है। दिल्ली हिंदुस्तान का मरकज़ है, तो सबसे बेहतरीन पुलिस तो दिल्ली पुलिस होना चाहिए। मगर ये कह रही हैं कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, मुंबई पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करें और मालूम करें कि असल मुजरिम कौन है, और मुजरिम को जेल में होना चाहिए, चाहे वो माइनर कहलाया जाता हो। नेचुरल एज में तो वो बालिग हो चुका है। अब चूँकि ये जो इंसानी कवानीन जो बनाए गए हैं, उसमें 18 साल की क़ैद की गई है, मगर उससे पहले ये पूरे एडल्ट के जराइम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को कहीं न कहीं या तो करेक्टिव सेंटर में होना चाहिए, जैसा कि जुवेनाइल होम कहा जाता है, या फिर जो है जेल में होना चाहिए। और फिर जावेद अख्तर साहब के जैसे हमदर्दी जताने वाले लोगों को वहाँ जेल जाकर उनकी काउंसलिंग करना चाहिए। जावेद अख्तर साहब को उनके ट्वीट को वापस लेना चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा है। अब देखना यह है कि ये जो केरला में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की गई है, और फिर अब जो हम खालिदा परवीन साहिबा से बात किए हैं, इसका कौन कौन क्या नोट लेता है और अपने अपने तौर पर क्या जिम्मेदारी निभाता है,
ताकि इस मुल्क की सालिमियत, इस मुल्क का वक़ार बरकरार रहे। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।